नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ चांदमणि कुंकल जी के पास, जो कि एक महिला ट्रांसपोर्टर है। माना जाता है कि संघर्ष की जो कहानी होती है वो सफलता पर आकर ख़त्म होती है, और संघर्ष जितना लंबा हो सफलता उतनी ही बड़ी मिलती है। और ऐसे में एक महिला ट्रांसपोर्टर, जो कि ट्रांसपोर्टर का ये जो फील्ड माना जाता है वो आमतौर पर महिलाओं का नहीं माना जाता है, लेकिन चांदमणि जी ने ना सिर्फ ट्रांसपोर्टर फील्ड में अपना कदम रखा बल्कि इसमें अपनी धमक भी दिखाई, और एक कामयाब महिला ट्रांसपोर्टर के नाम से हमारे शहर में उनका नाम है, जाना जाता है उन्हें और लोग पहचानते हैं उन्हें। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं कि उनके संघर्ष की जो कहानी रही एक महिला ट्रांसपोर्टर के तौर पर वो क्या कुछ रही, और किस तरह से उन्होंने संघर्ष से निकलते हुए सफलता की ये कहानी है वो गढ़ी है। मैं स्वागत करती हूँ मैम आपका लाइव लगातार में। सबसे पहले तो जोहार आपको और धन्यवाद। हाँ मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो आपके पूरे संघर्ष की कहानी है महिला ट्रांसपोर्टर के तौर पर, तो ऐसे माना जाता है हमारे समाज में कि महिलाएं, मतलब महिलाओं का एक कैटेगरी कर दिया जाता है कि आप इस फील्ड में महिलाओं के लिए ये काम है, इसके अलावा उन्हें और कोई काम नहीं करना है, आमतौर पर देखा जाता है। लेकिन आज महिलाएं उससे बाहर निकल रही हैं और उस स्टीरियोटाइप को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। तो ट्रांसपोर्टर एक ऐसा फील्ड माना जाता है जिसमें महिलाएं नहीं आती है, लेकिन आपने इसमें अपने कदम रखने का विचार आपके मन में कहाँ से आया? सबसे पहले तो मैं आदिवासी परिवार से जन्मी हूँ और जमशेदपुर में ही पली बढ़ी हूँ। वैसे मैं उड़ीसा रायरंगपुर जामदा की रहने वाली हूँ, लेकिन शादी मेरी झारखंड में हुई है। चाईबासा के करीब टांगुर पोखरिया गांव है हमारी, और मैं यहाँ अपने ससुराल टाउन जो है न्यू सीताराम डेरा में रहती थी, और वहीं से हमारी कैरियर शुरू हुई। बहुत संघर्ष की कहानी, क्योंकि मैं डबल पीजी करके रखी हुई थी और मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, सिद्धू कानू जनजाति कॉलेज लावकेशरा मूसाबानी के करीब। लेकिन एप्रेशन नहीं मिलने के कारण मानदेय जो है मेरे को बहुत कम मिलता था, उनसे घर नहीं चलता था। काफ़ी तकलीफ़ और संघर्ष थे, क्योंकि इतनी पढ़ लिख कर हमारे यहाँ पे 5,000 की वेतन भी घर पे नहीं पहुँच पाती थी। पति पत्नी दोनों ट्यूशन पढ़ाते थे। कभी मैं मोबाइल ब्यूटिशियन की काम भी करती थी, कभी मैं पैड बेचने का काम भी करती थी, कभी मैं छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाया करती थी, कभी कभी मैं किसी के घर में खाना पकाने का काम भी करती थी, जो मैं सीक्रेट रखती थी। और मैं राजनीति में, समाज सेवी में शुरू से, बचपन से ही मेरे को एक जज्बा था कि किसी के घर में कुछ भी होता था तो वहाँ पे समझौता कराना, किसी के साथ मतलब अच्छी तरह से उस समस्या को सॉल्व करना, एक लीडरशिप का भावना शुरू से ही था। तो मैं 98 में जेएमएम से जुड़ी थी, लेकिन मुझे कोई पद नहीं मिला, और उस बावजूद भी मैं हमारे शैलेंद्र महतो जी के साथ घूमी और ईचागढ़ के ग्राम में पूरा घूमकर मैं उस समय कृष्णा मार्डी को जिताई। उसके बाद फिर मैं दबे रह गई, क्योंकि पापा मम्मी का कहना था कि बेटा अब तुम्हारा शादी नहीं हुआ है और राजनीति क्षेत्र में कैसे जाओगे। मतलब एक मानसिकता था, एक महिला है और प्लस मैं आदिवासी हूँ, तो सब चीज़ समेट के घर पे ही रहना है। तो ये लेकिन भी एक सोच हो जाती है कि महिला है, आदिवासी है, और राजनीति जो है वो महिलाओं के लिए नहीं है। तो ये भी एक स्टीरियोटाइप सोच है। हाँ, और उससे भी आप निकली। हाँ। तो मैं बोली ऐसा नहीं होता है पापा, मुझे अब ग्रेजुएशन के बाद पीजी करना है ज्योग्राफी में, और उस वक्त जमशेदपुर में ज्योग्राफी की एमए स्नातकोत्तर की पढ़ाई यहाँ नहीं होती थी, मुझे बाहर जाना पड़ा। मैं एमपी चली गई। मुझे घर में बहुत बगावत हुआ, बहुत पढ़ाई कर ली है, अब पढ़ाई नहीं करना है पापा, इसको बाहर नहीं जाना है। मतलब पाबंदी महिलाओं के लिए रहती ही है, घर से लेके बाहर तक की जो है स्थिति आज भी महिलाओं के लिए वो दबे कुचले है ही। हम अभी भी प्रताड़ित है महिला।
तो मैं बहुत फाइट की, मुझे पढ़ना है, और मैं एडमिशन ली। एमए वहाँ से पास आउट हो गई। एमए करने के बाद सिद्धू कानू जनजातीय में मेरी पहली जो है, मैं एक ट्रायल शिक्षक, सह शिक्षक के रूप में वहाँ में पढ़ाई बच्चों को की, 9 और 10 क्लास की। मुझे मात्र वेतन मिलता था महीना का 250 रुपया। उन दिनों बंगाल टाइगर के यहाँ बस से जाना पड़ता था। मैं बस में जाती थी केड़ो हाई स्कूल और वहाँ से वापस आती थी। जिस दिन मुझे पहला पेमेंट 250 रुपया मिला, मैं पापा को बोली, पापा मुझे आज पहला पेमेंट मिला है 250 रुपया। उनके लिए मैं पैंट शर्ट का पीस खरीद के दी। पापा उन दिनों टाटा स्टील में क्रेन ऑपरेटर SMLD 1 में काम करते थे। बोले बेटा इनका क्या ज़रूरत था। मैं बोली मेरी ये पहली कमाई है, आपको चरण में दे रही हूँ, भगवान की तरह हैं आप माँ और बाप। तो उनको बहुत ख़राब लग रहा था, क्योंकि बेटा भी है घर में, हमारे 2 भाई हैं, 2 बहन हैं, मैं छोटी हूँ। उन्होंने इस तरह से गिफ्ट नहीं दिया। जब मैं उनको 250 की मेरी जो वेतन है उठा के मैं दी, तो बोले कि बाबू तू बहुत बड़ा बनेगी। लेकिन बेड लक है, पापा आज हमारे बीच नहीं है। और इस तरह से मेरे को हिट करते गया। और शादी भी एक बगावत भी हुआ। शादी जो है, मैं इंटरकास्ट मतलब ट्राइबल ही है, लेकिन धर्म उनका क्रिश्चियनिटी था, वो है जवा विटनेस के, और मैं सरना से थी। मैं बोली हस्बैंड को, मैं सरना से हूँ, मैं सरना में ही रहूँगी, यदि आप इस रूप से हमें एक्सेप्ट करेंगे तो मैं आपसे ज़रूर शादी करूँगी। कोर्ट मैरिज की मैं 2002 में। और मैं वैवाहिक जीवन जी, हमारे हस्बैंड की कमाई में सिर्फ ट्यूशन था और कुछ भी नहीं था। और मैं उन दिनों सिद्धू कानू जनजातीय कॉलेज में पढ़ाती थी। और इस तरह से घर जो है चलते गया। बहुत रफ्तार कम थी, बहुत धीरे धीरे मैं घरेलू ये से जुड़ी। और क्वार्टर में वहाँ मुझे फ्लैट मिला हुआ था, मैं वहाँ रहती थी। और वैसे करके ट्यूशन पढ़ाना, ब्यूटिशियन करना, बहुत सारी कामें हमने छोटी से छोटी काम भी की घर चलाने के लिए। जनरल इंश्योरेंस उसमें भी मैं काम की। और इस तरह से छोटी छोटी काम करते करते मैं राजनीति, सोशल वर्कर भी थी। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा से जुड़ी 8, 9, 10 ईस्वी के आसपास में बहुत संघर्ष लाइफ था। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के इस मंच में सिर्फ और सिर्फ आदिवासी जिस तरह से दबे कुचले हुए हैं, उनकी आवाज़ के लिए, कानूनी आवाज़ के लिए, जल जंगल जमीन अपनी होते हुए भी आज हमें सुविधा नहीं मिली, इसके लिए हम संघर्षरत हुए। और अखिल भारतीय आदिवासी महासभा जमशेदपुर के बैनर तले DC ऑफिस में हमने धरना प्रदर्शन किया। उस धरना प्रदर्शन में टाटा स्टील के विरुद्ध हमने बहुत कुछ कह डाला। अगर ये धरना टाटा स्टील के गेट पर किए होते तो शायद मैं जेल के सलाखे में हुआ करती। लेकिन पहली और अकेली महिला DC ऑफिस के सामने में हमारे ग्रुप के साथ हम लोग आंदोलन किए। हमारे साथ टाटा स्टील टेबल टॉक किया, और उस टेबल टॉक में हमें दिया गया कि 100 साल टाटा स्टील का हुआ, लेकिन हमें 100 वेंडर को आपने खड़ा नहीं किया। हमें मालिक बनना है, नौकर नहीं। इस बातों से उन्होंने टेबल टॉक किया बुलेवर्ड होटल में, और लगातार हमारी बैठकें होती रही। और अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के मंच से 10 वेंडरों को चुना गया। उस 10 वेंडर में से मैं अकेली महिला थी। और उन्होंने हमें बिजनेस दिया ट्रांसपोर्टर की। यू कैन डू इट। हमने यस मैम, स्वाति मैम थी, मैं कर सकूँगी, मैं करूँगी। और मुझे सच पूछा जाए, पर्दे के पीछे जाकर मैं अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के ग्रुप से कहती हूँ कि मुझे ट्रांसपोर्ट का T नहीं मालूम है, बिजनेस का B नहीं मालूम है, डीजल का D नहीं मालूम है, कैसे करेंगे, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। तो उन्होंने तो वेंडरशिप के लिए मैं आगे बढ़ गई। टाटा स्टील से लड़के मैं अंदर घुस गई, ले टाटा स्टील भी हमें वेंडरशिप दे दिया। अब ट्रांसपोर्ट का T नहीं मालूम है, और हमारे पास कुछ भी रुपया नहीं है, और मुझे लॉरी भी ख़रीदना है। कहाँ से मैं लाऊं 45 लाख रुपया? मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है। मैंने अपनी जो भी जेवर थी, महिला धन जो था हमारा,
मैं बेच डाली और उससे मैं हायर करके लॉरी ट्रेलर को मैंने लिया। रिंकू कचड़ा पप्पू के नाम से जाना जाता है। आज डिमना रोड मांगो में अपना बुटीक खोला है, अपना ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया। उन्होंने मुझे एक लॉरी हायर में दे दिया और वो लॉरी शायद लकी चार्म था हमारे लाइफ के लिए, हमारे इस बिजनेस के लिए। और उसके बाद मेरी पहली जो है 17 सितंबर में मुझे वेंडरशिप का सर्टिफिकेट मिला और मैं अक्टूबर में काम शुरू की। 28 टन की कॉयल जो है मैं TSPDL में लेकर आई और जब TSPDL जा रही थी कोयल मदर कोयल लेकर, मेरी जो गाड़ी है, मैं एग्री को ट्रांसपोर्ट मैदान में हस्बैंड के साथ देखने आए थे। क्या जज्बा था, अंदर से क्या खुशी थी, रोना भी आ रहा था कि हमारी गाड़ी जा रही है और यकीन नहीं हो रहा था कि हमारी गाड़ी जा रही है। और गाड़ी को विदा किए और मेरा वो पहला गाड़ी उस दिन गया, अब मैं विदा की और उसके बाद आज तक मैं मुड़ के नहीं देखी। बस अब मैं नहीं जानती मेरी कितनी गाड़ी है, लेकिन मैं जानती हूँ कि बहुत सारी गाड़ी है, 50 से अबव है, 180 स्टाफ काम करते हैं। मैं आपका मेटालिक खड़गपुर में भी काम करती हूँ, जमशेदपुर टाटा स्टील कंसर्न में काम करती हूँ और आगे चाहती हूँ मुझे टाटा स्टील कॉपरेट करेंगे तो मैं इंडिया से बाहर फॉरेन में भी काम करूँगी। महिलाओं को मैं यही बोलती हूँ कि कोई भी लक्ष्य जो है वो लक्ष्य को अगर आप ठान लोगे तो आप चांद को भी छू लोगे। ये बहुत अंदर आत्मा लगता है। ये भी मैसेज है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है और कोई भी काम हम नहीं सकेंगे, पॉजिटिवली अगर सोचेंगे तो हम ज़रूर कर सकेंगे। तो ये सारी बातें आज मुझे सभी मीडिया कर्मी, मीडिया भाई बहन आते हैं, हमसे बात करते हैं तो मुझे यकीन नहीं होता है कि मैं ही चांदमणि कुंकल हूँ क्या। मैं अपने आप को भी सोचती हूँ कि ऐसा हमने क्या काम किया। तो लगता है जो मेहनत अगर करते हैं सच्ची लगन से तो वो कुछ भी कर सकते हैं। एक महिला ट्रांसपोर्टर के तौर पे आपने शुरुआत तो कर दी और सफलता भरी शुरुआत रही आपकी, लेकिन एक सामाजिक तौर पर और पारिवारिक तौर पर आपको क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा और क्या सपोर्ट आपको मिला उस दौरान? सोचा जाए तो महिला तो इंडिया में ऐसे ही हमेशा उनको दबाया ही जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है कि महिला दबी हुई है, वो अपनी हक और अधिकार के लिए लड़ भी सकती है। तो हमारे ससुराल में उस समय शादी हो चुकी थी, ससुराल में वो क्या चले जाती है, रात को चले जाती है मीटिंग में, कहाँ कहाँ चले जाती है। हस्बैंड का नाम डेनिस है, आपको स्वर्गीय है। डेनिस समझाओ उसको, घर का नाम बदनाम कर देगी। उनको काहे इतना बोलते हो, रात रात घूमती है। लेकिन मीटिंग वगैरह होता है, वेंडर मीट वगैरह होता है तो रात को ही होता है। हस्बैंड मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे। हस्बैंड भी कभी कभी जाते थे, वो घर में खाना नहीं पकाई है और मीटिंग चले गई है। तो ये सब बहुत सारी बगावत करना पड़ा। समाज में भी एक मतलब अदर के साथ जब बोलते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट बन गया तो लोग यकीन नहीं करते। एक आदिवासी लेडी फर्स्ट दिन जब मैं ऑफिस खोली तो बोलता क्या मिठाई बट रही हो, क्या कर रही हो। हम बोले ट्रांसपोर्ट खोली। और हम लोगों को लगा कि पार्लर खोली हो। नहीं, यकीन नहीं होता उन लोगों को कि मतलब एक ट्रांसपोर्ट खोली है। मतलब बहुत हवा हो गया था, मतलब झूठ बोल रही है। जब उन लोगों को पता चला कि नहीं सच में वो ट्रांसपोर्ट का काम करी तो लोगों को बहुत मतलब अच्छा लगा। लोग तब आने लगे। मैंने जब काम नहीं था तो लोग मेरे से बात तक नहीं करते थे, इग्नोर करते थे, क्योंकि मैं एक आदिवासी समुदाय से हूँ और लोगों का कहना है कि इसे क्या मिलेंगे, तो ऐसे ही बस काम कर रही है। और वेंडरशिप को जब हमने बहुत अच्छे से काम करना शुरू किया तो लोगों से मिलना जुलना हुआ। उन लोगों का कहना है एक आदिवासी लेडी कैसे काम करेगी। उनका कहना है कि हम लोग आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर होते हैं कि हम इस काम को नहीं कर सकेंगे, जिसके कारण मुझे गाड़ी हायर करने के लिए हमको 3 महीना लगा था, क्योंकि हमें कोई यकीन नहीं कर रहा था। एक आदिवासी महिला और वो इतना पैसा कहाँ से लगाएगी, कैसे काम करेगी, सक्सेस हो पाएगी।
ये ट्रांसपोर्ट वाला रूट में काम कर पाएगी? मैंने अनबिलीवेबल। और वो लोग हम लोग को गाड़ी नहीं देते थे, बहुत मुश्किल से गाड़ी मिला। और गाड़ी मिलने के बाद हमने इनको रफ्तार किया। सामाजिक, घरेलू और लोगों के द्वारा भी मैं बहुत ताने मिला कि कुछ नहीं कर पाएगी। हमने बोला मैं करके दिखाऊंगी। जब मुझे टाटा स्टील दिया है, और टाटा स्टील भी हमें प्यार से नहीं दिया है, मैं अपने हक और अधिकार की बात लेकर बगावत के बाद ही मिला। हमने एक ही क्वेश्चन किया था, 100 साल हो गया टाटा स्टील का, क्या आपने 100 वेंडर को नहीं बना सकते हैं? 100 लोगों को मालिक नहीं बना सकते हैं? हम मालिक बनना चाहते हैं, नौकर नहीं। और इस कारण से जो संघर्ष होते ही रहा, और अंततः हम संघर्ष को मतलब पार कर चुके हैं। और अभी और भी संघर्ष है। मुझे तो बाहर फॉरेन भी जाना है, कुंकल छा जाना चाहिए। और यही महिलाओं से भी मैं बोलती हूँ कि काम करना है तो मैं रास्ता ज़रूर बताऊँगी, और आपको भी मेरे जैसा संघर्ष आएगा, उसमें हार नहीं मानना है। उस हार के बाद ही जीत है। इसलिए आपको काम करना है तो आप आइए। मैं टाटा स्टील से भी बोलती हूँ, एक चांदमनी से क्या होगा, और लाखों चांदमनी आना चाहिए इस मंच में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और संघर्ष की ये कहानी एक आदिवासी महिला की, सिर्फ चांदमनी जी एक नाम होंगी, लेकिन ऐसे हज़ारों और लाखों कहानियाँ हैं जो हर दिन जमशेदपुर ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र स्तर पर ये कहानी गढ़ी जाती है, लिखी जाती है। कुछ सफलता प्राप्त करती है और कुछ उस संघर्ष में ही कहीं ना कहीं दबकर छुप कर रह जाती है। तो ये सिर्फ एक चांदमनी की कहानी नहीं है, बल्कि हज़ारों लाखों ऐसी औरतें हैं जो संघर्ष के इस राह में आगे बढ़ती है। और आज चांदमनी जी की तरफ से और लाइव लगातार की तरफ से मैं बस यही संदेश देना चाहूँगी कि संघर्ष सबसे सफलता की सबसे पहली और सबसे बड़ी कुंजी है, और जो संघर्षरत रहेगा वो एक दिन सफल ज़रूर रहेगा। इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी, लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।